हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितेन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 5th पार्ट फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अब यहाँ हमें जो चर्चा करनी है वो किस बारे में करनी है? टेम्परेचर डिपेंडेंस की। अब याद रहना चाहिए, बार बार वही चीज़ कही जाएगी कि रेट ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में ही हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े थे लास्ट प्रीवियस सेशन में, और उस प्रीवियस सेशन के बाद जो एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंस को लेकर मैंने आपको बहुत वेरिएशन बताया था, जहाँ हमने कैटलिस्ट का इफेक्ट भी देखा था और ग्राफ में वेरिएशंस भी देखे थे। याद आई कुछ चीज़ें? तो बिल्कुल यहाँ पर अब इस फैक्टर को मैंने अलग से उठाया है और इसके ऊपर एक पॉइंट बनाया है कंप्लीट सेशन, क्योंकि इसका एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। यहाँ वही सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे। आरएनएस इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या थी? AE माइनस EA/RT। तो कैसे करेंगे इसको? अब 1 to 1 अपन को चेक करना है। किसके रिस्पेक्ट में? एक तो रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में और दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट के भी रिस्पेक्ट में। किसके फैक्टर को बेसिस देखना है? टेम्परेचर डिपेंडेंस को। तो बात शुरू करें, चलो। तो सबसे पहले अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस में मैं एक टर्म लेना चाहूँ, आपको याद होगी एक्टिवेशन एनर्जी। अगर नहीं है याद तो आ जाओ, ग्राफ से समझ लेते हैं फिर से एक बार। अपन ने ऐसा एक स्लोप देखा था जहां मैंने आपसे बात की थी, यहां लिया था अपन ने टेम्परेचर और यहां हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था जैसे ही यहाँ से रिएक्टेंट रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, यहाँ से वो कुछ यहाँ तक पहुँचा और ये इसका फाइनल स्टेज था एक तरीके से, कि इस पीक तक पहुँचने तक जो रिएक्शन थी, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, यहाँ तक ये पीक तक पहुँचता है तो यहाँ तक ये इसकी खुद की एनर्जी थी जो पजेस करता है मॉलिक्यूल। तो हमने इसको क्या कहा? एनर्जी पजेस बाय द मॉलिक्यूल्स। अब टर्म जो आती है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी का ऐसा क्या काम है यहाँ पर जो हमें अलग से यूज़ करनी पड़ी है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ही इस रिएक्टेंट ने यहाँ से यहाँ तक प्रोसीड किया तो ये तो इसके खुद के अंदर की एनर्जी थी। अब मुझे क्या चाहिए कि ये यहाँ से जब ये डाउनफॉल में जा रहा है, पीक क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ बात की थी, अगर याद हो, कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन पार्ट अलग था और साथ साथ किसका? थ्रेशोल्ड एनर्जी एक अलग कॉन्सेप्ट था। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो क्या थी कि रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए मैंने इस पीक पॉइंट पे आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इस रिएक्टेंट को प्रोवाइड की। क्या कहा मैंने? फिर से मेरी बात सुनो, कि मैंने इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की, और जैसे ही मैंने यहाँ प्रोवाइड की तो यहाँ पर क्या हुआ? आप देख रहे हैं कि रिएक्शन फिर से थोड़ा सा इंक्रीज हुई, देन कम टू द एंड ऑफ द डिक्रीज पार्ट। अब ये जो एनर्जी आपने एक्स्ट्रा प्रोवाइड की है, इसी को आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। किससे डिनोट कर रहे थे अपन? EA। चीज़ें याद आ रही हैं? अब यहीं से एक और पॉइंट मैं बनाती हूँ। अगर याद हो थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो आपको याद आ जाना चाहिए, अच्छा तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल के पास खुद के पास होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि जो हमने एक्स्ट्रा सप्लाई की है। तो ओवरऑल यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी बाहर आई, ये देखो। तो यहाँ से आपने जो देखी वो किसके लिए देखी है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए। पहली चीज़ तो ये नहीं भूलना है, एक डेफिनेशन याद आ जानी चाहिए अब जो बताई गई थी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए, ये गिरा, मैं डर गई बेटा। देखो क्या कह रहे थे हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल, यही बात थी। क्या कह रहे थे इसी को आप? EA, ये लो, हाँ स्मॉल a से लिखा जाता है, ठीक है। तो होपफुली ये ग्राफ याद आ गया होगा जो अपन ने बात की थी, और ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे इनको अपन ने काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिस्कस किया था, इसका प्लॉट भी देखा था। एक इंस्टेंटेनियस इंक्रीज आपको वहाँ देखने को मिला था एवरेज काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई? अब चलो अपन थ्योरी पे चलते हैं। क्या कह रही है थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी की? सो अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, अब कॉलिजन थ्योरी कौन सी थी? जहां पर हम क्या बात कर रहे थे कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ एक रिएक्टेंट रख रखा है, यहाँ रखा, और दोनों को मैंने एक ऑर्डर दिया, भाई उठो कोलाइड करना शुरू करो। पॉसिबिलिटी है? नहीं है। जब तक आप उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और यहाँ जो एक्सटर्नल कंडीशंस है उसी को आपने टर्म दिया है, फिर से कहूँगी क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने कहा कोई भी रिएक्शन कब प्रोसीड हो रही है? जब वहाँ पर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। लाइकवाइज अगर मैं गैसियस रिएक्शन के लिए पूछूं आपसे कि गैसियस फेज में रिएक्शंस में क्या कैसे कोलाइड होगा, तो आपने कहा कि मैम ये एक कंटेनर है
यहाँ पर आपने अगर इस कंटेनर को क्लोज नहीं किया है तो आप कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स इजीली इवेपोरेट आउट भी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने एक्सटर्नल कंडीशन लगाई कि भाई मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, आपने पिस्टन लगाया, तो अब इन मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने का ऑप्शन तो है नहीं, मतलब ये क्या करेंगे, इस वॉल की, कंटेनर की जो वॉल है इसके साथ कोलाइड करेंगे और जो इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कोलाइड करेंगे। तो आओ, तो यहाँ क्या समझ में आया, दैट अ रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। बहुत सिंपल सा फेनोमेनन है, हर लैंग्वेज से समझते चलो। साथ साथ द मिनिमम एनर्जी, कौन सी, दैट मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर, कि उनके बीच में क्या हो, कोलिजन हो, और वो कोलिजन भी कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, उसको आप कह रहे थे थ्रेशोल्ड। मतलब इन शॉर्ट कि मेरे को कोई काम करने को कहा गया, मेरे में जितनी क्षमता थी, मेरे को ये वेट उठाने को कहा गया 10 kg वेट उठा दो। अब मैं 10 kg वेट उठाने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा उसमें कोशिश कर सकती हूँ। तो जितनी मैंने कोशिश की वो क्या थी, एनर्जी जो मेरे अंदर पजेस थी, वो क्या कहलाई, आपकी एनर्जी पजेस बाय द मॉलिक्यूल जो मेरे अंदर थी। अब जैसे ही मैंने कहा कि यार मेरी हेल्प कर दे, मैंने अपनी मम्मा को ही कहा मम्मा मेरी हेल्प कर दो, मम्मी ने मेरे को हेल्प की और मैं फिर उसको ईजिली उठा पाई और मैंने उठा के दूसरी जगह रख दिया। तो वहाँ जो मम्मी ने मेरे को दूसरी एनर्जी दी, उसने किसकी तरह एक्ट किया, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की तरह। बात समझ में आ गई, रिलेट कर लोगे। अब इसी को किस पे अप्लाई करना है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। साथ साथ हम यहाँ पर किसको रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। चलो अब देखो, अब कहेंगे कि जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक हमने ली वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मॉलिक्यूल को ज़रूरत है, अब वही मिनिमम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं कह रही हूँ। अब किसके द्वारा, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि आप हर बार रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये बात में तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि किसकी एनर्जी, जब भी बात होगी एनर्जी के रिस्पेक्ट में तो याद रखना है रिएक्टेंट को लेके बात चल रही है। दूसरी चीज़, तो इसका मतलब क्या है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी भी जो है इन द एंड एक्टिवेशन वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। आ जाओ, तो इस तरीके से अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। फटाफट से बता दो किससे लिखा जाता है, इसको किससे डिनोट करते हो, बिल्कुल सही, E A माइनस एनर्जी possessed by molecules or you can say reactants, कुछ भी कह लो। ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। फिर से आ जाओ, मैं फिर एक बार बता देती हूँ। यहाँ अपन ने क्या कहा था, ये मेरी खुद की एनर्जी, थोड़ा सा इस रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी थी उस अकॉर्डिंग ये यहाँ तक प्रोसीड किया, एक पीक तक। फिर जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की, जिसको आपने टर्म दिया है एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन प्रोसीड हो गई। यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का पार्ट था वो अपन ऑलरेडी डिस्कस किए हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। So less is the activation energy, faster is the reaction. कर लोगे। अब देखो साथ साथ इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में, ये हमें पता है। तो ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, जो कि किसके करस्पॉन्ड है, ये है वो एनर्जी बैरियर जो अभी अपन ने देखा कि इसकी मैक्सिमम पीक कितनी थी, यहाँ तक। ये मेरा रिएक्टेंट है, इसकी मैक्सिमम पीक थी यहाँ तक। जैसे ही मैंने यहाँ पर EA अप्लाई किया, आपने देखा कि रिएक्शन प्रोसीड हुई। तो ये जो फेज है ये क्या है, समहाउ ये एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया। यही लाइन यहाँ लिखी गई है कि जब चेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो क्या करते हैं, ये एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, और वो किसके करस्पॉन्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्ड। इसमें ही अगर मैं दूसरे लेवल पे देखूँ कि यहाँ आपको ज़्यादा अमाउंट में देनी पड़ी, नेक्स्ट में रिएक्टेंट के पास खुद के पास इतनी एनर्जी हो गई कि वो अप टू द हाइट पहुँच सकता था, तो आपने दूसरी जो एनर्जी दी तो आपको बिल्कुल कम देनी पड़ेगी। ये कैसे, ये अभी अपन समझेंगे। आओ, इसका मतलब कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स वहाँ बना रहे हैं। कौन सा है वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल यही वाला जो आप देख रहे हैं, ये लीजिए। इस फेज पे जो बात होगी, दिस इज योर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको कहा जा सकता है और साथ साथ क्या, एक और टर्म से, दैट इज एक्टिवेटेड
कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही कब हो रहा है, जब आप एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज बाय सम एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या फिर आप कहेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच इमीडिएटली डिसोसिएट्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। यहाँ जाके आप फर्दर कहेंगे कि क्योंकि यहाँ से रिएक्टेंट की शुरुआत हुई और यहाँ जाके प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में ही आपने देखा है क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कर लेंगे इस चर्चा को। आ जाओ, अब देखो जो ग्राफ मैंने तुमको 3 से 4 बार में 1 to 1 अभी बताया, हर स्टेप हर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग शुरुआत की मैंने सबसे पहले एक रिएक्टेंट पीक, फिर एक्टिवेशन एनर्जी, फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, फिर हमने दूसरी चर्चा कहाँ पर की कि रिएक्शन फास्ट होगी कब, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। हमने इस चीज़ को समझा, साथ साथ ये एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं जो किसके करस्पॉन्ड होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। उसके बाद एक और टर्म समझी कि जब ये इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है जिसको आप और क्या कह सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी। तो ये सारी स्टेप्स याद रहेंगी दिमाग में, बिल्कुल। अब आओ, तो अब देखो इस ओवरऑल ग्राफ में समझाती हूँ। अभी हमने 1 to 1 स्टेप वाइज सारे ग्राफ समझे, अब हम एक ओवरऑल ग्राफ बनाते हैं इसका। चलो किस किस के बीच में बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ मैंने कोई रिएक्टेंट लिया A, बात समझना, क्या है मेरा रिएक्शन का पार्ट, रिएक्टेंट है मेरा A और प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगा B। ठीक है, अब ये जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है इसमें मैं ले रही हूं H2 और I2 की रिएक्शन। क्या तुम लोगों ने अभी ये चर्चा भी सुनी कि हम कह रहे थे जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वहाँ भी कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्सेज होते हैं, तो यहाँ भी आपको वही चेक करना है। अब ये देखो रिएक्शन में मैंने कहा रिएक्टेंट मेरा कौन है, H2 और I2। अब अगर इस H2 और I2 की अपन मॉलिक्यूल के बेसिस पे बात कर लें तो ये देखो ये H का मॉलिक्यूल दोनों, और यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा रही हूँ, I के साथ, तो ये 2 मोल्स मैंने बना दिए I2 के। क्या मुझे बताओ क्या इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, ये H अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और इन्होंने बना लिया एक कोवलेंट बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ पर ये I अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर आपने कहा कि ये I2 रहा, ये H2 रहा। पहली चीज़ तो ये अपन ने बेसिक क्लियर किया। दूसरी चीज़ ये कि कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। अब यहाँ पर कोलिजन कैसे पता चलेगा कि भाई इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो आपको समझ में आ गया कि ऑक्टेट कंप्लीट किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अगर याद आ जानी चाहिए, इनऑर्गेनिक में डिस्कस की थी एटॉमिक थ्योरी, आई बात याद, तो वहाँ अपन ने इसके कोलिजन को पढ़ा था कि जब ये H2 का मॉलिक्यूल क्या करेगा, I2 बाबा के साथ बॉन्डिंग करेगा, क्या कर रहा है, I2 बाबा के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, 2HI मिल जाएगा। अब इसको ग्राफ से समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोलिजन कराया और कोलिजन के दौरान प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ उस दौरान एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी बना है। आ जाओ, ये रिएक्टेंट इनिशियल फेज रिएक्शन का किस किस की, H2 और I2 बाबा की, इन दोनों ने यहाँ से जब रिएक्शन प्रोसीड की, सो दिस इज द मैक्सिमम पीक। यहाँ पर जाकर H2 और I2 ने कहा कि हमारा कोलिजन की टेंडेंसी हो गई है ख़त्म, अब हमारी श्रद्धा नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने किसको यूज़ किया, ये पापा या मम्मी, उनका फ्लाइंग चप्पल या फिर फ्लाइंग टांट, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। ये लो, ठीक है। तो ये आप जैसे ही यहाँ से स्पीक पे आए, मैंने जैसे एक्टिवेशन एनर्जी अप्लाई की तो आपने देखा रिएक्शन हो गई कंप्लीट और मेरा यहाँ H2 + I2 से भाई प्रोडक्ट आ गया 2HI। यहाँ तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बात बिल्कुल क्लियर है। चलो इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। तुम्हारे ग्रुप में हर तरीके के फ्रेंड्स होंगे, सबके पास होता है, कोई टेंशन नहीं है। एक फ्रेंड है आपका बहुत ही सुशील इन द सेंस बहुत सीधा संस्कारी, कभी कुछ कहता ही नहीं है, बेचारे को किसी ने कुछ कह दिया तो भी शांत है। अब उसको वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ खड़ा है और एक तुम उस प्रवृत्ति के जिसमें हद शैतानी भरी पड़ी है,
तुम गए, वो अच्छा खासा अपने फ्रेंड के साथ खड़ा है, बातचीत कर रहा है, गए और पट से वो जो होता है ना यारी दोस्ती में, भाई फाट एक थप्पड़ लगा। और भाई कैसा है? वो सुशील सज्जन प्रवृत्ति का इंसान, शांत, बढ़िया हूँ भाई, बढ़िया हूँ। क्यों? दोस्ती। ठीक है, अभी भी वो यहीं है, ये रिएक्टेंट है। तुम्हें दोबारा जोश आया, इधर से यूँ घूमे, एक टर्न मारा, फिर से एक थप्पड़ लगा दिया। और भाई कैसा है? वो तब भी शांत है। ठीक है यार, ये मेरा भाई है, क्या रिएक्ट करूँ, चल छोड़, चलता रहता है। जैसे ही तुमने उसमें तीसरा थप्पड़ लगाया और वो जो एक्टिवेट हुआ और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ने जो रिएक्टेंट पे असर डाला, उसने क्या किया, ये तुम्हारा तीसरा थप्पड़ जैसे ही आया, पट, और भाई कैसा, और उसने जमा के तुमको एक दिया। और जैसे ही यहाँ तुमको जो जमाया तो तुमने क्या किया, फटाक से यार भाई सॉरी निकलती है, क्योंकि तुमने उसको उस स्टेज तक ला दिया कि अब वो शांत था 2 बार तक कि मैं इसके बाद नहीं करूँगा, काम नहीं करूँगा, मैं शांत हूँ यारी दोस्ती के नाते। लेकिन आप नहीं चाहते थे, आपने वो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कौन से फॉर्म में दी? थप्पड़ वाले फॉर्म में। रिवर्ट कौन से फॉर्म में मिला? सेम थप्पड़ वाले फॉर्म में। आ जाओ। तो आगे से ध्यान रखना, कोई कितना भी शांत क्यों ना हो, कोई भी प्रवृत्ति क्यों ना हो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना भी सुस्त क्यों ना हो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़बरदस्ती प्रोवाइड की जा रही है एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो रिएक्ट करेगा, किसी भी स्टेज में करेगा, बट रिएक्ट करेगा। तो ये केमिस्ट्री है, तो ये तो फटाफट से रिएक्शन देती है। आ जाओ, ठीक है। तो चलो, ये हमारा जो इंटरमीडिएट बना, 2 स्टेप तक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही थी, तीसरी स्टेप में तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बना दिया। तो देखो यहाँ जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, यहाँ मैं इसको लिख दे रही हूँ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और क्या कह रहे हो तुम इसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, क्योंकि जनाब किसकी मेहनत है ये? एक्टिवेशन एनर्जी की। आ जाओ, प्रोडक्ट 2HI। तो अब लिख दोगे होल ओवर रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। H2 + I2 गिव्स 2HI। बात समझ में आ गई? और इन बिटवीन फेज कौन सा है? ये जिसको आप कह रहे हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स वाला। भी कर लोगे? चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से आपने सारे पॉइंट जो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर रहे थे लेकिन समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछते हैं ना एग्जामिनर बाबा, वो इतने सीधे नहीं है कि आपसे बस ये पूछेंगे अच्छा बेटा बता दे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को और क्या कहते हैं। आपको फट से क्योंकि रटा पड़ा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, आपने बता दिया नहीं। उनका क्वेश्चन घुमा के कैसे आएगा कि आपसे पूछा जाएगा 2 स्टेप तक मेरी एनर्जी इतने जूल्स थी। जूल्स के कन्वर्जन, हमें यूनिट कन्वर्जन आता है, उस पर चर्चा न्यूमेरिकल के साथ भी कर लेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा आएगा EA की फॉर्म में, यानी एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो वहाँ पर गलती नहीं करनी है। चलो अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस की रेट ऑफ रिएक्शन पे। अब सबसे पहले तो वो बात याद करो जब मैंने आपको शायद 2nd या 3rd सेशन में भी बताई थी और फैक्टर्स वाले में भी बताई थी। जब कभी भी टेम्परेचर का राइज 10 डिग्री सेल्सियस से हो रहा था तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी प्रोसीड कर रही थी? दुगनी या कभी कभी तिगनी भी। हमने यही बात की थी कि जब कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल या ट्रिपल किस फेज में हो रही थी? जब हम टेम्परेचर राइज देख रहे थे 10 डिग्री सेल्सियस के दौरान। ये पॉइंट याद है, ये कंडीशन याद है? वहां पे मैंने एक फॉर्मूला भी तुम्हें लिख के दिया था उसी के बेसिस पे। क्या था वो फॉर्मूला? ये देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट एंड T + 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री। क्या मतलब था इसका? कि जितना राइज करेगा टेम्परेचर, जितना 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करेगा, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल होगी। तो चलो एक रिएक्शन से समझते हैं। अपन ने वहाँ अमोनिया वाली रिएक्शन भी देखी थी, ठीक है? नहीं है याद? कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक रिएक्शन ली, ट्वाइस ऑफ KClO3 gives ट्वाइस ऑफ KCl प्लस कितने बचे? 3O2। कंडीशन देखना यहाँ पर, क्योंकि अपन ने कंडीशन पहली क्या है? जब जब टेम्परेचर राइज करेगा 10 डिग्री सेल्सियस, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी ईदर डबल और ट्रिपल। मैक्सिमम तो हमारा केस डबल वाला ही है। ठीक है, आ जाओ। तो पहली कंडीशन में मैंने 0 डिग्री सेल्सियस लिया, टाइम 10 डेज। ठीक है, दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ KClO3। मैंने टेम्परेचर राइज कर दिया यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस,
ट्वाइस ऑफ KCl प्लस थ्राइस ऑफ O2। तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। यहां मैंने टेम्परेचर राइज लिया 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ रिएक्शन हुई मेरी जस्ट 5 घंटों में और यहाँ हो जाती है 5 दिन में। अब क्या करोगे अगर इस तरीके से रिएक्शन आ जाती है तो? क्या चेक करना है? सिर्फ टेम्परेचर राइज। कंडीशन क्या है? ये रही कि 10 डिग्री सेल्सियस से राइज तुमको जस्ट क्या कर देनी है? डबल कर दोगे। तो अगर इसका एक और कॉज पूछ लो एक और तरीके से, इस रिएक्शन वाले से भी समझ में आ गई। इसका मतलब शॉर्ट में लिख लो 10 डिग्री सेल्सियस डबल, 10 से और बढ़ जाए 20 हो गई, 10 पे 2 है तो 20 पे 4 हो गई, तो 60 पे कितनी होगी बता देना सोच के, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को करनी है ये रिएक्शंस चेक। चलो अब आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब देखो ये ग्राफ दिख रहा है, वैसे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा क्योंकि जब इतना बड़ा ग्राफ अपन ने एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड का ओवरऑल कंबाइन ग्राफ देख लिया तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ जो है ना, वो जो अपन ने पूरा ग्राफ बनाया ऑल ओवर, उसमें लास्ट का जो सेक्शन था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, किसके डिपेंडेंस पे था? काइनेटिक एनर्जी के। वो ग्राफ का पोर्शन है, समझते हैं इसको। अब देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करूंगी सबसे पहले। तो मैंने कहा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं प्लॉट करूं काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्ड, ठीक है। ये वाला था ओवरऑल ग्राफ, एक बार फिर से बना देती हूं। ये हमारा ओवरऑल ग्राफ था। अब जो डिस्कशन कर रहे हैं हम इस सेक्शन के लिए कर रहे हैं, दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इतना सेक्शन उठा लिया, तो अब क्या करेंगे, आ जाओ इधर, एक बार कलर चेंज किया। अब इस सेक्शन को मैंने उठाया तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर याद हो तो हमने हमेशा कहा कि ये जो पीक है कर्व की, दिस पीक, ये क्या शो कर रही है? ये वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स ने मैक्सिमम फ्रैक्शन से पजेस की। साथ साथ इसी को आप क्या कह रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ हमने ये जो डिस्कशन देखा था किसका था? काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में था। तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है कि पीक बताती है कर्व की, जो रिप्रेजेंट करती है काइनेटिक एनर्जी को, किसकी? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो अब एग्जामिनर आपसे अगर ओवरऑल ग्राफ में पूछे, यहाँ से EA पूछे और ये सेक्शन काट दे तो बता दोगे? अगर EA वाला सेक्शन भी हटा दे और बीच वाला इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स वाला सेक्शन आपसे पूछ लिया जाए, ये रहा IC, दिख ही नहीं रहा ये कलर, ये लो वाइट तो दिखेगा, आ जाओ। अगर यहाँ पूछ ले IC इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो ये सेक्शन भी बता सकते हो। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है थ्रेशोल्ड वाला, तो ये भी बता सकते हो। जब हमने पूरा ग्राफ ओवरऑल अब समझ लिया है तो अब मैं टुकड़े करके भी पूछ सकती हूँ। और लास्ट कौन सा है? ये फ्रैक्शन कर दोगे? चलो अब देखो, अब अगर टेम्परेचर में मैं कुछ राइज और कर दूँ, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर के केसेस, तो आप कहेंगे कि जो कर्व है वो मैक्सिमम हायर एनर्जी वैल्यू की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की हम बार बार बात कर रहे हैं वो क्या हो रही है? इंक्रीज। ये रहा ग्राफ, देखो कैसे होगा, ये ऐसे, यहाँ हम पीक बोल रहे थे और यही थी हमारी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और क्या मतलब है इसका कि जो कर्व जो है वो मैक्सिमम किस तरफ मूव करेगा? हायर एनर्जी वैल्यू की तरफ। और कर्व लास्ट में जाके आप यहाँ कहेंगे, लास्ट में जाके क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। सो देयर इज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मच हायर एनर्जीज। अब आओ, अब इस ग्राफ को देखो, ये वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी, वही लास्ट वाले ग्राफ से। तो आप देखो, जब इंटरनल इनिशियल में टेम्परेचर T था, जब इनिशियल टेम्परेचर T था तो आपके पास प्लॉट ये रहा, और जैसे ही मैंने टेम्परेचर में और राइज कर दिया, कितना राइज किया? 10 डिग्री का कर दो राइज, तो आप देखो कि ये जो एरिया है फ्रैक्शन वाला वो किसके रिस्पेक्ट में दिखाया जा रहा है? जो T टाइम पर रिएक्ट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। और यहाँ ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन।
ठीक है। और ये जो एडिशनल जहाँ पे जाके आप लास्ट में पीक देख रहे हैं स्ट्रेट हो जाएगा कर्व, ये लीजिए, इसको आप क्या कह रहे हैं, एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन वो एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने डिग्री टेम्परेचर राइज पे है, 10 डिग्री। यही है बार बार बताने वाली चीज़ जो आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल इसी बात पे आएगा कि 10 डिग्री राइज पे चेंज क्या होने वाला है। अब ग्राफ से भी बता दोगे, रिएक्शन से भी बता दोगे, नंबर ऑफ मोल से भी बता दोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की यहाँ कोई आवश्यकता है नहीं। चलो, सो आपने देखा जो कर्व के अंदर वाला एरिया है वो कांस्टेंट ही रहेगा, और आप कह रहे हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। सो एट T+10 यानी कि टेम्परेचर जो हमारा कांस्टेंट था और हमने राइज किया उस कंडीशन पे, जो एरिया हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है उसकी एनर्जी या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर होगी किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के, और वो क्या हुई है, डबल हुई है, जिसने आपकी ROR को भी डबल किया है। कर लेंगे रिलेट, ये लो, पहली कंडीशन थी टेम्परेचर बाबा कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो रेट ऑफ रिएक्शन थी एज इट इज वही थी, सिमिलर, ठीक है, ठीक। दूसरी कंडीशन मैंने कहा टेम्परेचर और 10 डिग्री का राइज, जैसे ही आपने इस राइज को बताया तो टेम्परेचर में कुछ चेंज आया, कांस्टेंट नहीं रहा, या तो उसकी एनर्जी इक्वल होगी या फिर ग्रेटर होगी, किससे, एक्टिवेशन एनर्जी के, जो कि क्या हो गई है, डबल, और जिसने क्या किया है, आपकी ROR को डबल कर दिया, ठीक है। चलो, अब कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एनहेंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, बहुत अच्छे से याद है, वो एग्जाम्पल याद आ जाना चाहिए जो बैठ के मस्त हसल देख रहे थे। यहाँ पे तो बस मस्त मुस्कान थी तुम्हारे फ़ोन के साथ, और यहाँ जैसे ही पापा ने एक्ट किया कैटलिस्ट की तरह, तो यहाँ से ये मोबाइल फ़ोन किस में परिवर्तित हुआ, बुक में, याद आ गई। सो कैटलिस्ट कौन सा सब्सटेंस है जो एल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, अपने अंदर कोई परमानेंट केमिकल चेंज नहीं लाएगा। आ जाओ, अब एक्शन क्या है, इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स थ्योरी में, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाया था हमने अभी बिल्कुल बीच में, ये वाला देखो, फिर से भूलते हो तो मैं बार बार बना दे रही हूँ, दिस इज योर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं कैटलिस्ट के साथ, फिर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, और रीजनरेट किए जाते हैं कैटलिस्ट। फिर से रिपीट करती हूँ लाइन को, ध्यान से सुनना। मैंने कहा जब हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी की बात करेंगे तो रिएक्टेंट सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करते ही एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में, और रीजनरेट करेंगे कैटलिस्ट को। तो ये क्या बात होगी, ये एक्शन ऑफ कैटलिस्ट का पार्ट होगा। दूसरी चीज़, अगर इस इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को एक्टिवेशन एनर्जी पे चेक करें तो, अभी तक तो हम ROR के केस पे चेक कर रहे थे कि भाई ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अब अगर सिर्फ आपसे मैं पूछ लूँ कि इनिशियली एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का, तो आप इसको बताएंगे कि जो रिएक्शन पाथ है कैटलिस्ट का 2 फेज में होगा, एक तो विद कैटलिस्ट, एक विदाउट कैटलिस्ट। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको इसकी बात समझ में आएगी। कैसे कंपेयर करेंगे, आ जाओ इधर, मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लूँ पोटेंशियल एनर्जी और अपने रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, यानी कि RORG के बीच में। तो ये मेरा रिएक्टेंट है इनिशियल में, और सबसे पहले मैं जो ले रही हूँ वो कैटलिस्ट के साथ वाला पार्ट ले लेती हूँ कि मैंने ये स्टेप लिया जिसमें मैंने कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कराया और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। दूसरे केस में मैंने रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट नहीं लिया, नॉर्मल स्टेट से रिएक्शन को प्रोसीड होने दिया। तो आप दोनों के एनर्जीज में डिफरेंस देखेंगे। जहां आपने कैटलिस्ट यूज नहीं किया है, इस फेज में आप एनर्जी बैरियर चेक कीजिए, साथ साथ
कॉज ऑफ एक्टिवेशन चेक कीजिए। और यहाँ देखो, यहाँ मैंने कैटलिस्ट यूज़ किया है, यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, कम। दैट मीन्स कि इन द केस ऑफ कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो आपकी क्या है, कम है। बट विदाउट कैटलिस्ट ये क्या है, ज़्यादा। ठीक है, तो कभी भी पूछ लिया जाए सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी के बिहाफ पे भी, तो दोनों का कंपैरिजन याद रहेगा तो बिल्कुल बता दोगे। और दोनों के कंपैरिजन के लिए सोचना ही नहीं है, बस वो ग्राफ याद कर लेना जो अभी मैंने ये समझाया है। ये दो ग्राफ प्लॉट किए, एक कैटलिस्ट के साथ, एक विदाउट कैटलिस्ट के साथ। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि कैटलिस्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाती है किस किस के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। और ओवरऑल इससे क्या हो रहा है, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। आओ इधर, इस बात को भी अपन एक डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखते हैं। क्या कहा मैंने कि कैटलिस्ट बाबा जो है दिस, ये जनाब क्या करते हैं, एक पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं किसके लिए, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। और क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए पाथवे प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं किस किस की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रिस्पेक्ट में। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है वो क्या होता जा रहा है, कम। कर लोगे, बस यही समझना है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेक कर लो। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिब्स फ्री एनर्जी, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि अपने गिब्स बाबा तो क्या कहते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और ये भी छोड़ो, डेल्टा जी के लिए तो हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। स्पॉन्टेनिटी तो डज नॉट अल्टर गिब्स एनर्जी। इट कैटलाइजेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटलाइजेस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, क्योंकि डेल्टा जी तो नॉन स्पॉन्टेनिटी का कॉज है। Catalyst does not change the equilibrium constant of a reaction, rather it help in attaining the equilibrium faster. कभी भी इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, उसमें ये हेल्प करता है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। जितना जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन हो उसमें हेल्प करता है, एनहांस करता है रिएक्शन रेट को, कभी भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ तक की चर्चा में क्या क्या बात हो गई। अरेनियस को तो लाए कौन थे, अरेनियस को कोई नहीं लाया था। जो हमारे वांटॉफ चाचा जी थे उन्होंने क्या किया था, रिलेशन दे दिया और उन्होंने अज्यूम कर लिया कि नहीं, ये जो रिलेशन में चेंज आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आ रहा है। वो तो एक ऑब्जर्वर थे, इसका जो करेक्शन किया था वो क्या था, अरेनियस जी ने। और उन्होंने रिलेशन दिया था के इज इक्वल्स टू ए डॉट ई माइनस ई ए बाय आर टी। और उन्होंने ही कोलाइडिंग बताई थी जिससे आपको कोलिजन थ्योरी देखने को मिली थी। ये क्या था आपका, रेट कांस्टेंट। ये कौन थे आपके, बताओ मुझे। दिस इज योर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्टिवेशन एनर्जी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। कर लोगे, चलो। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्ड स्फीयर अज्यूम किए जाते हैं और रिएक्शन को जो है अपन कोलाइड करके पता करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पे।
जिसमें हमारे मेजर फैक्टर्स क्या हैं। पहला तो है एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दूसरी चीज़ जो स्टेरिक या फिर आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर जिसको आप कहते हैं वो क्या है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल ओरिएंटेशन का होना ज़रूरी है। और ये तो हमने फैक्टर्स में भी चर्चा की थी कि जब तक ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ कोलिजन में बिल्कुल डिफ़िकल्टी आने वाली है। लाइकवाइज इन द केस ऑफ दिस कि ये भी इसी डायरेक्शन का मॉलिक्यूल है और ये भी इधर से इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ कोलिजन जो है वो ईजिली हो पाएगा। सो ओरिएंटेशन बिल्कुल नेसेसरी है कोलिजन के टाइम पे। तो ये क्या है आपका फैक्टर के फॉर्म में। तो देखो यहाँ अपन ने टेम्परेचर डिपेंडेंस को भी कर लिया कवर, और यहाँ जाके आपकी काइनेटिक्स एक तरीके से कहो तो कंप्लीट हो गई। केमिकल काइनेटिक्स आपने कवर कर ली। अब हम क्वेश्चंस उठाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर को लेके, लेकिन प्रीवियस ईयर से पहले अभी आपको दिया जा रहा है टाइम। चुपचाप बैठ के सारे सेशन रिवाइज करके आओ। कुछ 4-5 कीवर्ड्स हैं मोटे मोटे, उनको याद कर लो। एक तो आरएनएस का कॉन्सेप्ट, कोलिजन थ्योरी, साथ साथ ओरिएंटेशन वाला पार्ट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट का इफेक्ट और टेम्परेचर डिपेंडेंस, कंसंट्रेशन का भी चेक करना है साथ। ठीक है, कर लोगे। 9 फैक्टर्स में से 5 फैक्टर जो मैंने बताए हैं वो बिल्कुल दिमाग में डाल लो, क्वेश्चन वहीं से आने वाला है। 4 छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो अपन चर्चा कर चुके हैं, एक बार दिमाग में रखने के लिए रिवाइज ज़रूर कर लो। सारा सेशन रिवाइज करके आओ, फिर अपन मिलते हैं। जहाँ गलती करो और वो डेरिवेशन आरएनएस का एलएन बेस में भी और लॉग बेस 10 के साथ भी चेक करें। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।